वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज मॉडर्न इंडिया का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेबल्स एंड द राज। रेबल्स वही हैं जिन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और राज यानी कि ब्रिटिश राज, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आप सबको पता है कि 1857 जो है, जो इनका रेबेलियन का जो म्यूटिनी थी पहली, तो इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, है ना। आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हम मेन जो चिंगारी स्टार्ट हुई थी कि हमको अलग रहना है और ब्रिटिशर से दूर रहना है जितना हो सके, और जितनी जल्दी हो सके हमको भगाना है यहाँ से। तो इसी को चलते हुए म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी। तो सिपाही जो मेरठ के थे वहाँ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेरठ के कंटोनमेंट में, कैंट एरिया में। अब पैटर्न क्या था और म्यूटिनी क्या था? सबसे पहले हुआ क्या था, सिर्फ हमको बताया गया कि सिर्फ जो गोली थी, नई तरह की बंदूक आई थी जिसमें गोली डालनी थी। आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, तो वो जो गोली बंदूक में डालनी थी उसको पहले दांत से काटना पड़ता था। और उसमें ऐसा बोला जाता है कि सुअर की चर्बी या फिर गाय वगैरह की चर्बी लगा रखी है, तो इसीलिए लोग, काफी लोग हिंदू उसमें थे और जो मांस वगैरह नहीं खाते थे। तो उनके धर्म को एकदम उसके अगेंस्ट है, नॉर्म्स के। तो उन लोगों ने इसका विद्रोह किया था। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं था, काफी और रीजंस भी थे। इनको क्या था ना, इंडियन सिपाहीज को डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जाता था, और जो बाहर वाले सिपाही थे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था, इनको कम मिलता था, जबकि मेहनत ये भी बराबर करते थे। और इनको लगता है कि हम अपने देश में रह के इनके गुलाम हैं। काफ़ी रीजंस थे, सिर्फ ये नहीं कि इनको वो कार्ट्रिजेस को लेके। तो ये दीज वर सम ऑफ द रीजंस, ओके। तो उनका पैटर्न ये था कि जो जहाँ भी म्यूटिनी या जहाँ भी विद्रोह होता था, वहाँ ये लोग क्या करते थे, देयर वाज एक्शन विद अ सिग्नल। एक सिग्नल मिलता था, वो क्या था, फायरिंग ऑफ इवनिंग गन। शाम को एक शॉट मारते थे वो, है ना। शॉट मतलब गोली। साउंडिंग ऑफ बगल, सीटी बजाते थे। और बगल वो होता है जो आपने वो देखा होगा, जो जैसे कहीं भी सलामी शस्त्र वगैरह मिलता है, तो उनके पास जो बाजा टाइप का होता है बजाने का, है ना, जो एक इंसान बजाता है वो बगल होता है। फर्स्ट सीज द बेल ऑफ होम, सबसे पहले वो लोग कोर्ट में जाते थे। कोर्ट मतलब जहाँ हथियार वगैरह रखे रहते हैं। आप अगर किसी भी एनसीसी वाले अगर होंगे, आपको पता होगा कोर्ट क्या होता है ना। कोर्ट रूम बोलते हैं उसको, माल खाना। तो वहाँ जाते थे और पूरे का पूरा वहाँ से हथियार उठाते थे। प्लंडर ट्रेजरी, जहाँ सामान पैसा वगैरह रखता था वहाँ जाके उनको लूट मचाते थे। देन दे यूज्ड टू अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, है ना, सरकारी भवन वगैरह। तब क्योंकि अंग्रेज के थे, वो भारत के नहीं थे, मतलब भारत में रहने वाले ब्रिटिश राज के थे, तो उसको ये लोग अटैक करते थे। प्रोक्लेमेशन जो था, हिंदी, उर्दू और पर्शियन तीनों लैंग्वेज था, टू यूनाइट अगेंस्ट फिरंगीज। ठीक है, ये पूछ सकता है कौन कौन सी लैंग्वेज था। आप लोग इन चीज़ों में ध्यान दिया करें, छोटी छोटी चीज़ें ना। हिंदी, उर्दू, पर्शियन। ब्रिटिश रूल वॉज कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। ये एक इंग्लिशमैन ने बोला था। ठीक है, ब्रिटिश रूल वॉज कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। सेवेंथ अवध irregular cavalry refused to accept new cartridges। तो सेवेंथ अवध जो थी, उनने बोला कि भैया नए हम लोग नहीं यूज करेंगे cartridges, मना कर दिया। कैप्टन हियर से जो थे, अवध मिलिट्री पुलिस का, इसको प्रोटेक्ट किया था इंडियन सबॉर्डिनेट्स ने। ठीक है। तो जब हर जगह म्यूटिनी हुई, हर जगह विद्रोह किया, तो ये लोग छुपने लगे। छुपने लगे तो भैया जब ये हियर से छुपा, तो बाकी लोग आए, तो इन लोगों ने पकड़ा। 41 41st इन्फेंट्री आस्क्ड आइदर टू किल और टू डिलीवर इन पर्सन। तो इन्होंने बोला कि भाई या तो हमको दे दो या तो मार दो तुमको। लेकिन लास्ट में एक केस सेटल हुआ पंचायत के द्वारा, जिसमें पंचायत में और मेंबर कौन थे, नेटिव ऑफिसर्स फ्रॉम ईच रेजिमेंट्स। हर रेजिमेंट के इंडियन लोग, वो सब आए थे। लीडर्स एंड फॉलोअर्स, कौन कौन से लीडर्स कौन कौन सी जगह से थे और उनके फॉलोअर्स कौन थे, ये भी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सिपाहीज ऑफ मेरठ रश टू दिल्ली, मेरठ के लोग दिल्ली गए। एंड अपील बहादुर शाह जफर कि भैया, अब दिल्ली गए, लाल किला गए और बोला कि भैया आप आओ और आप कमान संभालो, है ना, आफ्टर एंटरिंग मुगल कोर्ट। फ्यू ऑप्शंस एग्रीड, बहादुर शाह जफर के पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं कि भैया क्या बोलूं क्या बोलूं। उन्होंने कहा ठीक है, एग्री कर दिया। कानपुर में जो है, सिपाही एंड पीपल गेव नाना साहिब। अब नाना साहिब जो थे, बाजीराव टू के सक्सेसर, वो कानपुर से थे लीडर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फोर्स बाय पीपल टू अज्यूम लीडरशिप। आरा यानी कि बिहार से कुंवर सिंह, एक लोकल जमींदार था। आपको पता है कि जमींदार की हालत तब क्या थी, तो एकदम सिर्फ टैक्स कलेक्टर बना दिया था उसको। अवध, नवाब वाजिद अली शाह, रिसेंट डिस्प्लेसमेंट बाय स्टेट। तो क्या हुआ था देखो, इनको, इनके पास जो पावर थी ना अवध की, इनको यहाँ से हटा दिया था, है ना। और आप सबको पता है कि ये लोग अंग्रेज क्या करते थे कि अपने जो उनके वो थे,
पुलिस ऑफिशियल्स या फिर जो इनकी खुद की सिक्योरिटी टीम थी, वो स्टेशन करते थे किसी भी स्टेट में। और क्या कहते हैं उसको, हेड भी इनका इंसान करता था। बिना उसके इंसान के परमिशन के इनकी आर्मी नहीं हिलती भी नहीं थी, बिना ब्रिटिशर्स के उसके एक्शन के। तो ये डायरेक्शन के लिए लोग रहते थे कि ब्रिटिश को बोलता हम काम करेंगे, है ना, क्योंकि पूरा पूरा निर्भर, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर फॉरेनर्स, दे यूज्ड टू ओबे ओनली देयर मास्टर्स। तो जब उनको भगाया गया वहां से, नवाब वजीद अली शाह को, ये थ्रोन से हटाया था उनको, तो ये भी उसके अगेंस्ट आ गया। और अवध से ये लीडर थे। लखनऊ से बिरजिस कादर, द यंग सन ऑफ नवाब। यूपी परगना बरोद से गुन्नू एक इंसान था, ट्राइबल कल्टीवेटर था, सिंहभूम का, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिकेम अ लीडर ऑफ कोल ट्राइबल्स, है ना, गुन्नू, कोल ट्राइबल्स। मदारी पासी वाला एग्जाम में आया था, इस बार आ सकता है ये गुन्नू वाला है। तो लीडर ऑफ कोल ट्राइबल्स है इसका आंसर। शाहमल, इनको लोकली राजा के नाम से जानते थे। ये परगना बरौध यूपी में रहते थे। जाट था, कल्टीवेटर था, खेती बाड़ी वाले। इन हिज विलेज कल्टीवेटर्स वर लूजिंग देयर लैंड टू आउटसाइड। उनके गांव में क्या होता था, जो खेती वगैरह करते थे, अनाज उगाते थे, वो अपनी जमीन खो रहे थे बाहर वाले लोगों को। तो शाहमल मोबिलाइज हेडवेन एंड कल्टीवेटर्स टू 84 देश, मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्जिंग टू रिवोल्ट। रात ही रात चलते थे, क्योंकि दिन में तो बहुत खतरा था। तो रातों चलते थे कि भैया आपको विद्रोह करना है, आप सहयोग दीजिए। दे अटैक्ड बिल्डिंग्स, डैमेज्ड ब्रिक्स एंड रोड्स। अन कनेक्टिविटी कम हो गई उससे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स ने इन पे काबू पाया, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, है ना। धीरे धीरे इन्होंने बिल्डिंग वगैरह खत्म करनी शुरू कर दी, पार्टली टू प्रिवेंट एंड, ओके। तो जो इनने हर जगह रोड वगैरह तोड़ दी थी, उसका मतलब ये था, पहला तो ये जो ब्रिटिश राज है उसको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, जो कहीं भी इनकी बिल्डिंग्स वगैरह थी उन पे ऐसे कुछ चित्र थे जिनसे पता चलता कि ये ब्रिटिश राज की बिल्डिंग्स है। तो इंडिया में होने के बावजूद लोग बाहर की चीज़ों को, अपने वहाँ की सभ्यता फॉलो कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट भी एक रीजन था कि भैया इनको भगाना है यहाँ से। शाहमल took bungalow of British officer and turned into Hall of Justice। ये आ सकता है कौन से लीडर ने किया, शाहमल ने, ठीक है। इनका काम था सेटलिंग डिस्प्यूट्स, गिविंग जस्टिस। राजा शाहमल was killed in July 1857 in battle by Dunlop। डनलप ने मारा इनको। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको डंका शाह बोलते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सीडीएस और उन्नीस में आ रखा है। इनका काम ये था कि he used to move village to village preaching jihad against British। moved in palanquin यानी कि पालकी with dumb breeds and followers known as Danka Shah। reached Lucknow, police stopped from preaching in city। लखनऊ पहुंच गया लेकिन पुलिस ने रोक दिया। jailed in फैजाबाद, फैजाबाद में इनको जेल हुई। after release elected as a leader of 22nd native infantry। fought in famous battle of Chinhat, और in which the British forces under Henry Lawrence were defeated। ठीक है। ये ऐसे कभी कभी लीडर के नाम पूछ लेता है, कौन से आ रहे थे, क्या जीते थे, वो ध्यान ले लेता है। अब 1815 को लेकर कुछ रूमर्स भी थे, ये थे कि जो बुलेट बनी है वो गाय और पिग यानी कि सुअर की फैट से बनी है। सेकेंडली, आटा ऑफ मिक्स्ड मीट। थर्ड पॉइंट है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। डर ये भी था कि उनको ईसाई न बना दें। फिर है फियर ऑफ कन्वर्जन। इन लोगों को अपना धर्म वगैरह से बहुत प्यार था, धर्म जाति से, तो ये चाहते थे कि जिसमें हम पैदा हुए उसी में मरे भी। तो कन्वर्ट वगैरह कोई ना कर ले या फिर क्रिश्चियनिटी कबूल करने का बोले, तो इसलिए इन लोगों ने फिर भी रिवॉल्ट किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ही रिफॉर्म इंडियन आइडियोलॉजी एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कोर्ट्स, एक सेकेंड, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे, उनका काम क्या था, उन्होंने काफ़ी काम किया। उसमें वन ऑफ हिज वर्क्स वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉज अबॉलिशिंग कस्टम्स, दैट इज सती विडो मैरिज, सो, है ना। ही annexed first and Satara last territories and applied their own laws, example land revenue settlement etc। तो पहली जगह थी जहाँ पर को विद्रोह हुआ था, अवध। लास्ट थी सतारा, सतारा महाराष्ट्र में। अवध, अवध के बारे में बोला था डलहौजी ने, इट इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस क्या था,
वेयर नवाब हैड टू डिस्बैंड मिलिट्री फोर्स, जो नवाब की खुद की सेना थी उनको छोड़ना पड़ता था। अलाउ ब्रिटिश टू पोजीशन देयर टू विद इन द किंगडम, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की खुद की सेना को अलाउ करके वहां रखना पड़ता था। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ब्रिटिश रेजिडेंट, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसके अकॉर्डिंग ही सेना चलती थी। अटैच टू कोर्ट, सो नवाब वाज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, है ना। तो नवाब जो था ज्यादा ब्रिटिश पे डिपेंड रहा, तो उनकी वो ताकत रही नहीं रही, क्योंकि सारा काम तो वही बाकी लोग करते ना। इनके पास मौका नहीं मिल रहा था कि ये खुद की मिलिट्री चला सके, खुद का शासन कर सके। तो इसीलिए एक रीजन ये भी था कि अगेंस्ट चला उनके। अब जो वहाँ की सॉइल थी अवध की, बहुत अच्छी थी। इट वॉज वेरी गुड फॉर इंडिगो कॉटन एंड द रीजन वॉज वेल लोकेटेड इन अपर इंडिया। ठीक है। एक्सपेक्टेड दैट एनेक्सेशन ऑफ अवध वुड कंप्लीट टेरिटोरियल कंकरी। इनका ऐसा मानना था कि अवध मिल जाए तो लगभग लगभग सब कुछ कवर कर लेंगे उसके बाद। अवध के बारे में बोला गया है कि द लाइफ दैट वाज गॉन, दैट गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ द टाउन लेफ्ट लाइफलेस। पूछ सकते हैं कि कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट के बारे में बोला गया। अवध आंसर है इसका। अब मोस्ट disaffection as their beloved ruler वाजिद अली शाह was dethroned, इनने कुछ चाल चले उसको हटा दिया वहां से, तो इसलिए भी थोड़ा गुस्सा था लोगों में। एंड एक्साइल टू कैलकाटा, उसके बाद कैलकाटा उनको एक्साइल कर दिया गया। ब्रिटिश रॉन्गली अज्यूम दैट ही वाज अनपॉपुलर, ब्रिटिश को लगा था कि ये ऐसे ही हल्का फुल्का, लेकिन उनकी गलती उनको समझ में आ गई उसके बाद। जानी आलम वाजिद अली शाह। अब जो एक फोक सॉन्ग है, फोल्क सॉन्ग, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले लिनो। ठीक है। ये कौन सी जगह के लिए हो रहा है? ये हो रहा है आपका अवध के लिए। अब ब्रिटिश डिस्पोजेड तालुकदार्स, ही हैड आर्मी, बिल्ट फोर्स एटसेट्रा एंड देयर फोर्स वर डिस्ट्रॉयड। तो अब देखिए, ब्रिटिशर्स चंद जने आए थे, कुछ हजारों में आए होंगे, लाखों में आए होंगे। इन लोगों ने पूरे भारत के पे कब्जा कर लिया, और ये सिर्फ तब कर पाए जब भारत में यूनिटी थी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल लिव, है ना, टुगेदर, और यूनिटी रहे सब में, जिससे कल कोई दूसरा इंसान कुछ बोल ना पाए। अब समरी सेटलमेंट जो 1856 में आया है, उसमें क्या था? द सेटलमेंट रिमूव तालुकदार्स वेर पॉसिबल, तालुकदार्स यूज्ड टू प्रोवाइड रेवेन्यू टाइम्स ऑफ ड्रॉट टू द पीजेंट्स, है ना। तालुकदार को लोग इन लोगों को वहाँ गाँव वाले इसलिए अच्छा मानते थे, क्योंकि जब उनको पैसा चाहिए रहता था या जब कुछ मदद चाहिए रहती थी, ही वॉज रेडी टू डू इट, है ना। इसके अलावा मैनी ऑफ द तालुकदार्स एंड पीजेंट्स जॉइंट बेगम हजरत महल, नवाब की बीवी, इन लखनऊ। सिपॉइज फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म एंड वायलेंस। ऑब्वियसली अगर अंग्रेजों का काम करना तो हुआ ही। सिपॉइज फेस्ड, हमने पढ़ लिया। अवध वाज कॉल्ड नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता था, और यही से माना जाता था कि धीरे धीरे नर्चर करके बड़ा करेंगे। सिपाही एंड विलेजर्स टुक अप आर्म्स अगेंस्ट फिरंगी, उनके समझ में आ गया कि भैया आज़ादी तो मिलनी है नहीं, एटलीस्ट हम लोग खुद से लड़ सके। अवध के बारे में क्या लिखा है? द प्रोक्लेमेशन वाज अंडर द नेम ऑफ बी एस जफर, बहादुरदास जफर। इट अपील्ड टू फाइट अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ मोहम्मद एंड महावीर, है ना। इन अवध रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश लास्टेस्ट लॉन्गेस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट जितना भी स्ट्रगल था सबसे ज्यादा देर कहाँ लगी? अवध में ही लगी। अगला टॉपिक है रिप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है। होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज अंडर मार्शल लॉ, military officers and ordinary Britons were given the power to try and punish Indian suspected rebellion। जिसने नवंबर को 1857 में रेबेलियन के रूप में भाग लिया था, यानी कि जिसने मेक श्योर किया था कि ये लोग भागे ब्रिटिश से वहां से, उनके अगेंस्ट चीजें हमें भी किया, है ना। मिलिट्री के ऑफिसर के अलावा ऑर्डिनरी अंग्रेज भी अगर हैं तो वो भी उनको पनिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या रहा फिर जो मिलिट्री ऑफिसर है और उस ऑर्डिनरी ब्रिटिश के बीच में? कुछ कुछ चीजें ऐसी जो क्लियर नहीं है ना। रेबेलियंस हैड ओनली वन पनिशमेंट, डेथ। टू प्रो अच्छा, अब अटैक कैसे हुआ? दो तरीके से हुआ। एक तो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया, दूसरा पंजाब से, फ्रॉम पंजाब टू कनकट दिल्ली वगैरह। ठीक है। तो दो तरीके से इनने अप्रोच किया था, जिससे कि उनको लगा था कि जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे।
स्लो रिकवरी इसलिए हुई जहाँ जहाँ अंग्रेजों की वहाँ, बिकॉज मैनी रेबिलियंस केम टू दिल्ली एंड यूपी लैंड होल्डर्स वर प्रोमिस टू गिव बैक द स्टेट इफ दे हेल्प द ब्रिटिश। बहुत धीरे इसलिए था क्योंकि क्या है, एक तो टाइम लग गया, बड़ा एरिया था। दूसरा ये था यूपी के जो लैंड ओनर्स है ना, उनको प्रॉमिस किया था हमने कि भैया हम आपकी जमीन वापस कराएंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन फिर हुआ क्या कि पहला तो स्लो रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि अ, दो तरीके से नहीं गए थे, एक तो कलकत्ता से एक पंजाब से, है ना। तो काफी लोग दिल्ली आ गए थे, तो आगे आधे लोगों तो ने ही रोक दिया था। दूसरा ये था कि जो जमींदार वगैरह थे और कुछ कुछ ज्यादा जमीन वाले लैंड होल्डर्स थे, जमींदार तो लोग अगेंस्ट ही थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन जो लैंड होल्डर्स थे उनको प्रॉमिस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि भैया आपको जमीन दिलाएंगे आपकी, और आप हमारी मदद करिए इन रिटर्न, है ना। जो सिकंदराबाग है, वो बिल्ट इट वाज बिल्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह, है ना। जो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग है, वो पेंट किए गए थॉमस जॉन्स बारगर ने। कैंपबेल की एंट्री बताई गई, कैसे कैंपबेल आया था 1857 के बाद की म्यूटिनी को, उसने कैसे हैंडल किया। अब रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है वो हेनरी लॉरेंस है ना। तो कमीशन ऑफ लखनऊ प्लस क्रिश्चियंस टुक शेल्टर इन फोर्टिफाइड रेसिडेंसी। तो जो कमिश्नर थे लखनऊ के, हेनरी लॉरेंस और क्रिश्चियन बाकी के थे, इन लोगों ने शरण ली कहाँ, रेसिडेंसी में, जो कि फोर्टिफाइड थी, किले से घिरी हुई थी। डिफेंडेड बाय कर्नल इंग्लिश ने डिफेंड किया था। लॉरेंस was killed after but after 21 days. Colin Campbell appointed as the new commander of the British forces in India, है ना। लॉरेंस की तो डेथ हो गई 20 दिन के बाद, और क्या कहते हैं, जो कॉलिन कैम्बेल था उसको नया कमांडर बना दिया ब्रिटिश फोर्स का इंडिया। सो अब एक और पेंटिंग थी, कुछ कुछ पेंटिंग हमेशा आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, वो पेंटिंग किसने बनाई। तो इन मेमोरियम पेंटिंग एक है, इसको इनको बनाया नोएल पेटोन ने। आप ये चीज गूगल कर लीजिए कि इन मेमोरियम क्या है, बस इतना देखने के लिए। फोन अगर दिन भर में चलाना है तो एटलीस्ट कम से कम चलाना है, और ऐसे देखना है कि जो हमारे काम आ सके सामने। तो इन मेमोरियम पेंटिंग जो थी वो जोसेफ नोएल पेटोन ने बनाई थी। ब्रिटिश वुमेन के बारे में एनडी 2019 में पहले पूछ रखा है क्वेश्चन। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स, जिस जिस लोगों ने विद्रोह किया था उनको कैसे कैसे इन लोगों ने उनका एग्जीक्यूशन किया, है ना। तो ये पहली चीज पेशावर में हुआ था। पेशावर जगह जो है वहां पे म्यूटिनर्स की एग्जीक्यूशन हुई थी। सोल्जर्स हैड टू वॉच द एग्जीक्यूशन ऑफ फेलोज बॉयज। जो साथ के दोस्त थे, साथ के सिपाही, उनके साथ खड़े होकर देखना पड़ता था कि वो उसकी डेथ कैसे हो रही है, उसको कैसे जला रहे हैं, सब चीजें। इट वॉज वेरी ब्रूटल। गवर्नर जनरल कैनिंग said a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the sepoys, ऐसा कैनिंग का कहना था। लेकिन लॉक कर देना इसको भी। अब 1857, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने आपको पहले बता रखा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को 1857 में ही हमने मनाया था, क्योंकि तभी से हम लोग रेबेल हो गए थे ना, तभी से हमको पता था कि ब्रिटिश राज के अंडर काम तो करना है नहीं भाई। काफी रीजन से, सिर्फ एक नहीं। इनको डर था कि क्रिश्चियन ना बना दे हमको। इनको डर था कि भैया जैसे अवध में इन लोगों ने वहां के रूलर को हटा दिया, वैसे ही हर जगह से ना करें। तो धीरे धीरे उसके अलावा एक कैटरीज वाला था कि बुलेट, जो गन की बुलेट है उनको इस दांत से काटना है। काफी धर्म भ्रष्ट वाली परेशानियां थी, तो ये सब रीजंस थे। तो आई होप आपको हल्का फुल्का कुछ समझ में आया हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, हम उसमें कॉलोनियल सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। 3-4 दिन में हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, मॉडर्न वाली थीम्स वाली। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे। आई होप आपको उससे कुछ समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। कल मिलते हैं।